नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जहां मिलती है खबर A to Z। तो हर दिन की तरह बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी और अहम खबर से करते हैं और बुलेटिन का आगाज आज भारत की डिप्लोमेसी के बेहतरीन उदाहरण एस जयशंकर के जेस्चर से करते हैं। उनका दांव बिलावल ने कैसे जोड़े हाथ, इसी पर आज बात करेंगे। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा जयशंकर का दांव बिलावल ने जोड़े हाथ, इसी से आज खबरों को हम शुरू करते हैं। डॉक्टर जयशंकर की कूटनीति और पाकिस्तान के चूर अहंकार को आज हम डिकोड करने वाले हैं। खबर गोवा से, तस्वीर गोवा से, जहां एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। शुक्रवार को इसका दूसरा दिन था। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बिना नाम लिए पाकिस्तान की हकीकत खोल दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर घेरा है। देखें। ये चीन के विदेश मंत्री किन गैंग हैं, जिनका स्वागत हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। एस जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को भी नमस्कार कहकर स्वागत किया। कुछ और तस्वीरें देखिए, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। ये सारी तस्वीरें गोवा से हैं, जहां शुक्रवार को एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग का दूसरा दिन था। बहरहाल शुक्रवार को डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर एससीओ के अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। एस जयशंकर ने आतंकवाद का जिक्र किया। Finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. कुल मिलाकर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को बेहद कड़े शब्दों में संकेत दे दिए कि उसे अपने आतंकवाद की नीति छोड़नी हो, तभी संबंध सामान्य हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इस तस्वीर और खबर के बाद आप सोच रहे होंगे कि बिलावल के हाथ जोड़ने पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। चलिए इसको अच्छी तरह से डिकोड करते हैं, समझते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर सालों तक डिप्लोमेट रहे हैं। कूटनीति के हर मूव उसके सांकेतिक अर्थ निकलते आए हैं। मतलब कई बार बिना कहे भी आप सब कुछ कह सकते हैं और कहा जाता है। शुक्रवार को एससीओ की मीटिंग से पहले जब जयशंकर विदेश मंत्रियों का इंतजार कर रहे थे, अगवानी कर रहे थे, तो दूर से आते बिलावल को देखते उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़ा। ऐसा लग रहा था कि बिलावल हाथ मिलाने की मुद्रा में आगे बढ़े, लेकिन जयशंकर के हाथ जोड़ते ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री उनको भी हाथ जोड़कर अभिवादन करना पड़ा। जब बिलावल ने हाथ जोड़ा तो जयशंकर दूसरी तरफ देखने लगे। अगर आपने कभी परवेज मुशर्रफ को देखा होगा तो वो या तो हाथ मिलाते थे या आदाब वाले अंदाज में हाथ उठाते थे। नवाज शरीफ भारतीय दौरे के दौरान भारतीय नेताओं से हाथ मिलाते थे या फिर आदाब अर्ज किया करते थे, पर यहां बिलावल को जयशंकर ने नमस्ते करवा दिया। इसका सीधा अर्थ ये कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं करने वाला, जिसकी अटकलें लगाई जाती रहीं। इसके बाद बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी पाकिस्तान विदेश मंत्री को यह संकेत साफ दिया गया कि भारत अपनी शर्तों पर अडिग है और पाकिस्तान की उसे कतई परवाह नहीं। साथ ही पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि उसे भारत की टर्म एंड कंडीशन को आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे हाथ जोड़े हैं, इसी तरीके से उसे आगे भी इन शर्तों पर स्वीकारोक्ति देनी पड़ेगी। चलिए अब आते हैं देश की सियासत पर। खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी है। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि उन्होंने प्रियंका गांधी को सड़क पर नमाज पढ़ते देखा है, और ऐसा दावा स्मृति को क्यों करना पड़ा या क्यों किया, इसके पहले इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। इन दोनों शख्सियतों को तो आप जानते ही हैं। एक हैं बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी, जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में जाकर मात दी, तो दूसरी तरफ है प्रियंका गांधी, जो इन दिनों कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। आज स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि उन्होंने 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा को अमेठी में सड़क पर नमाज पढ़ते देखा। कि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही
मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? चलिए बताते हैं कि स्मृति ईरानी ने बयान क्यों दिया। दरअसल गुरुवार को कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने प्रदेश की जनता से वायदा किया कि उनकी सरकार बनने पर जगह जगह हनुमान मंदिर बनेंगे। दरअसल कांग्रेस को ये घोषणा अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन करने के वायदे से हुए डैमेज कंट्रोल के तौर पर करना पड़ी है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर ऐसा बयान क्यों दिया। चलिए जरा इसको भी डिकोड कर लेते हैं। कर्नाटक का चुनाव जो हम कल भी कह रहे थे कि पूरे देश में चर्चित हो गया है, कुछ बयानों से, कुछ जेस्चर से। प्रचार जारी है और इसमें बजरंग दल के बहाने बजरंग बली पर बयानबाजी जिस अंदाज में शुरू हुई, ये दलों के बीच में आज भी आगे बढ़ी। बीजेपी को मौका कांग्रेस ने खुद दिया अपने मैनिफेस्टो से। अब बीजेपी खुलकर इस मुद्दे को कैश करा रही, जिसका वो पहले भी दावा करती है कि आप मुद्दे दें, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। स्मृति ईरानी का प्रियंका गांधी पर सड़क पर नमाज पढ़ने का आरोप कांग्रेस को मुस्लिम परस्त साबित करने की कोशिश है। स्मृति के बयान का सीधा अर्थ यह है कि कांग्रेस हिंदू समुदाय की विरोधी है, ये बीजेपी याद दिलाकर रखना चाहती है। कहने का अर्थ ये कि कर्नाटक के चुनाव पूरी तरह हिंदू मुस्लिम के एंगल से लड़े जा रहे हैं और इसी एंगल पर बीजेपी इन चुनाव को हर जगह लाना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि हिंदू वोट बैंक अगर ध्रुवीकरण जैसी स्थिति बनती है तो हर बार की तरह उनके साथ हो। वैसे यहाँ कहना ये चाहेंगे कि लोकतंत्र के लिहाज से ज़मीनी मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, लेकिन असल में देश में भावनात्मक मुद्दों का चुनाव में ऐन वक्त पर पदार्पण होता है और इसके लिए सबसे बड़ा टूल धर्म या धर्म से जुड़े प्रतीक होते हैं। ये प्रतिदिन एक एक करके खबरों से डिकोड होकर सारा देश देख रहा है, समझ रहा है। अगली खबर है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आज की बड़ी खबर, वो है शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष अब फिर बने रहेंगे। शरद पवार के इस्तीफे के बाद बनी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। दिन भर क्या हुआ देखिए। तस्वीरें एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी की बैठक की हैं। ये वो कमेटी है जिसका गठन शरद पवार के इस्तीफे के बाद किया गया। कमेटी ने एनसीपी के नए अध्यक्ष का चुनाव करना था, लेकिन कमेटी ने ये फैसला किया कि शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया जाए, यानी शरद पवार ही एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए। कमेटी का ये फैसला जानकर एनसीपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बता दें आपको, शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन के दौरान अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद एनसीपी में हलचल मच गई। 82 साल के शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। कहते हैं कि शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद एनसीपी में उनकी बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार के बीच सत्ता संघर्ष हो सकता है। वैसे फिलहाल ये सत्ता संघर्ष टलता नजर आ रहा है। तो केवल 4 दिन हुए हैं, 4 दिन बाद शरद पवार ने अपना इस्तीफा आखिरकार वापस ले लिया। अब सवाल उठता है कि इस्तीफा ऐसी स्थिति में दिया ही क्यों, क्योंकि वे तो चाणक्य माने जाते हैं। तो क्या उनको ऐसी परिस्थिति का पहले से आभास था? डिकोड करते हैं। शरद पवार राजनीति के बेहद माहिर खिलाड़ी हैं। हर कोई जो उनका विरोधी है वो भी इसको मानता है। उनकी पार्टी, उनका परिवार केंद्रित पार्टी जो है, उसके भीतर का हाल सबने देखा है। शरद पवार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये कि उनके बाद पार्टी की कमान किसको सौंपी जाएगी। शरद पवार की विरासत के 2 दावेदार हैं, जैसा पहले बताया था। पहली उनकी बेटी सुप्रिया सुले और दूसरे उनके भतीजे अजीत पवार। अजीत बगावत कर चुके हैं और उनका झुकाव कुछ कुछ बीजेपी की तरफ पहले भी दिखा। इस्तीफा कांड का सीधा मतलब ये कि शरद पवार अजीत पवार को ये बताना चाहते हैं कि वो पार्टी के सर्वे सर्वा अब भी हैं। पूरी पार्टी और उसकी ताकत कार्यकर्ता जाहिर तौर पर उनके साथ है। शरद पवार ने इस्तीफा कांड करके बगावत का ख्याल रखने वालों को ये जता दिया कि उनकी विरासत का अंतिम फैसला वो ही करेंगे। चलिए, अब ये फिलहाल फौरी तौर वाली खामोशी है या ये बात अच्छी तरह से समझ में पार्टी के अंदर दावेदारों को आ गई है, ये देखना होगा। अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां बीजेपी में बगावत हो रही है और अच्छी खासे स्तर पर हो रही है। सीएम के बेटे रहे
पूर्व सीएम के बेटे रहे कैलाश जोशी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ज्वाइनिंग का पूरा कार्यक्रम उनका सामने आया और एक नहीं ऐसे कई नेता हैं जिनकी नाराजगी खुलकर सामने आई। एमपी के पहले गैर कांग्रेसी सीएम रहे कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने बीजेपी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। हमारे जिला अध्यक्ष जी देवास के माध्यम से हमने ऊपर तक बात पहुंचाई और 6 तारीख को 11 बजे से 11:30 के बीच का समय माननीय कमलनाथ जी के निवास पर हमको उपलब्ध कराया गया है कि वहाँ पार्टी से नाराज नेताओं में दीपक जोशी अकेले नहीं, बीजेपी में असंतुष्ट नेताओं की फहरिस्त बड़ी लंबी है। पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत और वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन भी इसी दौड़ में। भाजपा नेताओं की नाराजगी खुलेआम सामने भी आई। भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस पर हड़कंप मचा है, जबकि कांग्रेस की बाँछें खिली हुई हैं। इधर बीजेपी डैमेज कंट्रोल के प्रयास कर रही है। क्या कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं? आपको सम्मान कांग्रेस पार्टी में मान मर्यादा के साथ रखा जाएगा। देखिए, गोविंद सिंह जी ख्याली पुलाव पका रहे हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी जी के जो दल है उनके नेता हैं वो, और झूठ बोलना, छल करना, कपट करना और मुंगेरी लाल के सपने देखना, ये सब कांग्रेस के लोग करते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 200 दिन बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन 230 सीटों पर ऐसी उठापटक मची है कि मानो अगले महीने ही चुनाव। तो दिन भर ये कयास चलता रहा कि पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया दीपक जोशी को। क्या वो दिल्ली जाएंगे? लेकिन उन्होंने IBS 24 पर ये एक्सक्लूसिव ये खुलासा किया कि वो ठुकरा चुके हैं, अब बहुत देर हो गई। दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया, वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बगावत के पीछे क्या है। डिकोड करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ सामान्य नहीं, चाहे जितना बताया जाए। पार्टी नेताओं का एक बड़ा वर्ग, एक गुट है जो प्रदेश हाईकमान, खास तौर पर मुख्यमंत्री से या जो फैसले अभी वर्तमान में संगठन में हो रहे हैं उससे नाखुश है। इस बगावत का इशारा ये भी कि चुनाव से पहले कई और नेता बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं जो शुरू से उस विचारधारा से जुड़े रहे। इस घटना से बीजेपी के नेतृत्व को सबक लेना चाहिए। पार्टी हाईकमान को पार्टी में पनपते असंतोष की लहर पर वक्त रहते काबू पाना होगा, और वक्त यहाँ बड़ा कम है। सबसे अहम बात ये, असंतोष की वजहों को डिटेक्ट करना पड़ेगा, जैसा आज सत्तन साहब जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं खुलकर कहते हैं। उन वजहों को खत्म करना पड़ेगा जो दूसरे बगावती नेता कहते हैं। चुनाव से पहले बगावत का होना किसी दल की सेहत के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि किस अंदाज में ये बगावत रोकी जाती है, थामी जाती है। फिलहाल इतना तो तय है कि अगर पार्टी के संस्थापक और पूर्व सीएम के बेटे यानी उनके परिवार नहीं संभल रहे तो आगे जवाब देना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सर्व आदिवासी समाज ने भी एक ऐसी घोषणा की जो दोनों दलों के पेशानी पर चिंता की लकीरें ला सकती हैं। वो क्या है, देखें आप। आने वाले विधानसभा चुनाव में सर्व आदिवासी समाज अपने प्रत्याशी खड़े करेगा। समाज के नेताओं का कहना है कि सरकार उनके मुद्दों पर संजीदा नहीं होती, इसीलिए अब चुनाव लड़ना ही इकलौता विकल्प बचा है। समाज ने भी तय कर लिया कि हम जनरल सीट में भी हम उतारेंगे और हमारा फोकस ज्यादा जनरल सीट में भी होगा। हमारी चुनाव लड़ना और बाकी राजनीतिक दलों का चुनाव लड़ने में बुनियादी फर्क है। हमारा सामाजिक आंदोलन हमारा बेस है चुनाव का। आंकड़ों को देखें तो प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 80 लाख है। 29 विधानसभा सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 15 से 20 सीटों पर करीब 40% एसटी वोटर्स हैं। हालांकि इस चुनावी गणित के बावजूद कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल सर्व आदिवासी समाज को कोई चुनौती नहीं मानती। क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये तो असेसमेंट करना अभी संभव नहीं है। लेकिन ऐसा अगर कर रहे हैं तो राजनीतिक दलों के लिए एक विषय तो है सामने। ये अभी से अंदाजा करना संभव नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी में तीसरा फ्रंट सर्व आदिवासी समाज जिसको भी लड़ना है लड़ ले भाजपा के विरोध में। इस समय भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वैसे भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजों ने पहले ही बता दिया है कि आदिवासी समाज को चुनावी मैदान में हल्के में लेना सियासी दलों को भारी पड़ सकता है। तो सर्व आदिवासी समाज ने खुलकर चुनौती दी है, चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्या इस ऐलान के संकेत हैं, जरा डिकोड कर लें। पहली बात,
समझनी पड़ेगी वो ये होती है कि सर्व आदिवासी समाज अब अपनी सियासी ताकत को संगठित करने की शुरुआत कर चुका है। समाज की शिकायत उन नेताओं से है जो उनके समाज के हैं, अलग अलग दलों में हैं, लेकिन सत्ता में रहकर आदिवासियों की आवाज न बनकर पार्टी की भाषा बोलने लगते हैं। इसीलिए अब खुद सर्व आदिवासी समाज ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया और इसका दबाव कम से कम अभी से वो बना रहे हैं। अब बात इसके असर की तो भले ही कांग्रेस बीजेपी लाख दावे करे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। असर तो होगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में करीब 16% वोट लेकर सर्व आदिवासी समाज ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। हालांकि ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि सर्व आदिवासी समाज के मैदान में आने से नुकसान किसे होता है और वो खुद कितना संगठित होकर आगे चुनाव मैदान में रह पाते हैं, क्योंकि समाजों की टूट और फूट अक्सर ऐसे अभियानों को खत्म करती है, शिथिल करती है। आज के दौर में ऐसा लगता है कि सियासी दल एक दूसरे की रणनीति को कॉपी करके उसकी काट ढूंढ रहे हैं। जो कभी कांग्रेस किया करती थी पोल खोलने का काम, अब बीजेपी करेगी। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां बीजेपी ने तय किया कि वो पोल खोल अभियान चलाएगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी यहां की सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, ड्रीम प्रोजेक्ट्स की खामियां निकालने के लिए बाकायदा अभियान चलाएगी। ये सीएम भूपेश बघेल हैं, जो अपनी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के नाम से सारे देश में जाने जाते हैं। इस साल चुनाव है और बीजेपी कांग्रेस सरकार की योजनाओं की खामियों का पता लगाने के लिए अब एक अभियान शुरू करेगी। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने प्रदेश पदाधिकारियों को प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट की पड़ताल कर पोल खोलने का टास्क दिया है। कहने का मतलब ये कि बीजेपी कांग्रेस सरकार की योजनाओं की खामियों और भ्रष्टाचार को लेकर पीएम आवास योजना के मुद्दे की तरह प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। और विशेषकर भूपेश सरकार केवल लोगों की भावनाओं से खेलकर छत्तीसगढ़ से नाम जोड़कर योजनाओं को प्रारंभ तो करती है, लेकिन वो योजना धरातल पर दिखाई नहीं देती, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर में इसकी पोल कांग्रेस की और भूपेश बघेल की सरकार की इन योजनाओं को लेकर हम पोल खोलेंगे। बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश कर ले, इनमें कोई गड़बड़ी उनको नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में तोते उड़े हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बिल्कुल ठहात किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है कि कैसे भूपेश बघेल जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जवाब दें। और हालत इतनी खराब है भारतीय जनता पार्टी की कि वो अस्त व्यस्त हालत में है। अब देखना होगा कि बीजेपी का पोल खोल अभियान कितना कामयाब होता है। चलिए, अब जैसे अभियान शुरू होगा तो फिर इसको हम विस्तार से और डिकोड करेंगे।